उसी में आगे लिखिएगा, लास्ट जो लिखा था इंक्रीज पॉल्यूशन, उसके बाद लिखिएगा, देखिए ईच सिटीज अर्बन हीट आइलैंड varies based on the city structure and thus the ranges of temperature within the आइलैंड वेरी एज वेल। तो यानी कि सिटीज़ आइलैंड जो हमने बना दिया है हीट आइलैंड, इनका भी टेम्परेचर वेरी करता है। इनके मान लीजिए कहीं पर कोई झील भी बना दी जाए तो थोड़ा सा टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा, कहीं पर वो झील या लेक न दिखे, कहीं पर थोड़े से पेड़ पौधे ज़्यादा लगा दी गए, कहीं पर पेड़ पौधों की कमी हो गई। अब इसे दिल्ली ले लीजिए और बेंगलुरु ले लीजिए, तो दिल्ली एक काफ़ी हरा भरा एरिया अब बन गया है। अब क्या यूँ समझिए कि 2000 के बाद दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से हरियाली डेवलप की गई, ठीक है। तो उसका नतीजा मिला हम लोगों को कि दिल्ली कुछ हरी भरी हुई। लेकिन अब उसके साथ अगर हम कंपेयर करें किसी दूसरी सिटी को, तो वहाँ का स्ट्रक्चर अलग है, वहाँ पर चीज़ों को डेवलपमेंट अलग तरीके से किया गया है, तो दोनों के टेम्परेचर में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, जैसे क्या किया गया, कहीं पर पार्क्स एंड ग्रीन बेल्ट्स, क्या पार्क्स एंड ग्रीन बेल्ट्स reduces temperature while central business district, जिसको कहा जाता है CBD, या जो कॉमर्शियल एरियाज होते हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं या बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं, एंड इवन सब अर्बन हाउसिंग ट्रैक्ट्स आर एरियाज ऑफ वार्मर टेम्परेचर। तो पार्क और ग्रीन बेल्ट हम लोग इसीलिए बनाते हैं इन सब एरियाज में, ताकि वो कुछ टेम्परेचर वगैरह रिड्यूस कर दें कुछ। अब भाई प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर्स के रूप में एयर में डिफ्यूज होती है, वही ट्रांसपिरेशन है। छाया प्रदान करेंगे तो जो हीटिंग होगी लैंड की या कंक्रीट की वो कम होगी, तो उससे रेडिएशन भी कम हो जाएगा। तो इन सब वजहों से क्या होता है, प्लांट और पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स जो बनाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, क्या करते हैं, ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत अधिक बढ़ने से कंट्रोल करते हैं। और क्या होता है, और क्या कर सकते हैं, लिखिए, एवरी हाउस, बिल्डिंग and road changes the microclimate, यानी कोई भी बिल्डिंग या हाउस या रोड बनता है तो वहाँ बहुत छोटे से लेवल पे ही सही, लेकिन वहाँ के क्लाइमेट को या जो फिनोमेना को क्या करता है, असर डालता है, अपने आसपास की चीज़ों पर असर डालता है। तो यही तो हुआ, एक बिल्डिंग ने बना उसने असर डाला, एक रोड बना उसने कुछ असर डाला,
ऐसे करते करते सबका असर आप मिला लो तो पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा, माइक्रो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैक्रो में कन्वर्ट हो जाता है। एक माइक्रो मिलके, भाई कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है। तो एक बिल्डिंग ने थोड़ा सा असर डाला, रोड बनी उसने थोड़ा और असर डाला, एक कोई कॉम्प्लेक्स बना उसने को अलग असर डाला, एक कोई फैक्ट्री बन गई या उसी बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए आपने एसी लगवाया, आपने जनरेटर लगवा दिया तो उसने अलग असर डाला। तो हर चीज़ क्या कर रहा है, एक माइक्रो इम्पैक्ट डाल रहा है। और वो माइक्रो क्लाइमेट जो चेंज है वही जब बदल कर सब मिलकर आपस में बड़े बन रहे हैं तो उसी को क्या कर रहे हैं, मैक्रो में कन्वर्ट हो रहा है। और वही हम कहते हैं कि पूरा का पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो गया, वहाँ पर क्या हो गया, पूरा का पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो गया। तो वही है अराउंड इट contributing to the urban heat islands of our cities around it, सॉरी इसको मत लिखिए, सिटीज़ ही लिखिए, अराउंड इट क्यों, उस सिटीज़ की में ही अर्बन हीट आइलैंड बनाने का योगदान हर इन माइक्रो चेंजेस का है। तो उसमें कुछ एक शहर है जिसका नाम है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस जो है लिखिएगा हैज़ बीन वेरी मच affected by its urban heat island। मोस्ट अफेक्टेड सिटी वर्ल्ड में अगर कोई है तो वो है लॉस एंजलिस। नेक्स्ट लिखिएगा द सिटी हैज सीन इट्स average temperature rise approximately 1 degree Fahrenheit every decade since the beginning of its super urban growth since the World War II era। since growth since the World War II era। तो वर्ल्ड वार टू तो 1945-44 में ख़त्म हो गया था, तब से लेकर अभी तक हमने देखा है कि जो उसने हुआ है वो हर डिकेड, हर 10 साल में लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ग्रोथ देखने को मिली है। अब कहेंगे सर 1 डिग्री ग्रोथ तो कौन सी बड़ी बात है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वो तो 1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं है। लेकिन आप इसको समझिए कि जब हम अर्थ के क्लाइमेट चेंज की या हम क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज या फिर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री से ज़्यादा पूरी सेंचुरी में ना बढ़ पाए। पूरी सेंचुरी में जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री भी अगर बढ़ गया तो बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आप सोचिए पूरे अर्थ का अगर हम 1 डिग्री का मान कर चल रहे हैं और ये 1 डिकेड में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि कुछ 0.1 डिग्री सेल्सियस एक शहर का बढ़ जा रहा है, बदल जा रहा है, तो कितनी बड़ी बात है वो। और ऐसे करते करते वो कम से कम नहीं तो 2 से 3 फ़ारेनहाइट बदल गया। तो एक सिटी का टेम्परेचर अगर
1 डिग्री सेल्सियस के आसपास बदल जाए 40-50 सालों में एवरेज में, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया। हम पूरे अर्थ का लेकर 1 डिग्री सेल्सियस सोच रहे हैं, और यहाँ सिर्फ एक शहर का पूरे 1 डिग्री सेल्सियस बदल गया। तो आप सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट आ गया। आप इसको इस तरह से लिख कह सकते हो कि अदर जो सिटी हमने देखी, अदर सिटीज जिसने अर्बनाइजेशन देखा, जैसे न्यूयॉर्क है, जैसे दिल्ली है, जैसे मुंबई है, या बाकी और टोक्यो है, संघाई है, इन सब शहरों ने जब देखा तो देखा अदर सिटीज हैव, लिख लीजिए, सीन इंक्रीजेज ऑफ कितना 0.2 to 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट ईच डिकेड। तो बाकियों ने तो 0.2 से 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज देखा, यानी इंक्रीज देखा, बट जो लॉस एंजलिस है उसने तो 1 डिग्री का अंतर देख लिया। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया। यानी कि आपने बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को क्या किया, इम्पैक्ट, वहाँ का जो लोकल क्लाइमेट पे आपने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया। ठीक है, तो इसको कुछ कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई। जब इतनी बात बढ़ गई तो फिर लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश किया, तो कंट्रोल करने के मेजर्स उठाए जाएंगे। तो कंट्रोल करने के मेजर्स क्या हैं, वही पुराने नेचुरल मेथड्स। तो उसको भी लिख लीजिए। आ गया, तो कंट्रोल कर, जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई हमने देखा किसमें, लॉज ने सभी अर्बन सिटीज़ में भाई, और इससे क्या हो रहा था, जो माइक्रो लेवल है वो बदल कर मैक्रो लेवल पर हो जा रहा था। यानी कि इन्हीं छोटी छोटी रीजन से क्या हो रहा था, एक ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा था। तो फिर क्या किया गया, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो लिखिएगा, वेरियस इन्वायरमेंटलिस्ट या इन्वायरमेंटल, देखिए वेरियस इन्वायरमेंटल एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, GOV डॉट का मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज आर वर्किंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्बन हीट आइलैंड्स। उन्होंने कहा कि इसको कुछ कंट्रोल किया जाए। क्यों, तो भाई कंट्रोल करने से हर तरह से फ़ायदा मिलेगा। एक फ़ायदा कि यहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जो उस शहर में एनर्जी डिमांड है वो एनर्जी डिमांड कम होगी। जब एनर्जी डिमांड कम होगी तो एनर्जी की प्रोडक्शन की डिमांड कम हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी के प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट कम है तो हमें कम कोयला जलाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जो उस रिक्वायरमेंट एनर्जी को रिक्वायरमेंट पूरा करने जो हम अलग से क्या कर रहे हैं, एक तरह से इन्वायरमेंट को पलूट कर रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई अगर मान लीजिए कोई शहर है, वहाँ पर इतना ज़्यादा हीट डेवलप हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा, AC की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, कूलर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जब इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, जहाँ पर जो शहर साल भर में मान लीजिए 1 लाख यूनिट खर्च करता था, अब उस शहर को कितना यूनिट खर्च करना पड़ेगा, 1,20,000 यूनिट खर्च करना पड़ रहा है अर्बन हीट आइलैंड बनने की वजह से। तो उस 20,000 यूनिट का कहीं ना कहीं से आप एनर्जी प्रोड्यूस करोगे ना, और जब आप उस 20,000 यूनिट की एनर्जी प्रोड्यूस करोगे तो आप क्या जलाओगे, कोयला जलाओगे। कोयला जलाओगे तो फिर वो अलग से पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये जो 1,20,000 यूनिट की जरूरत पड़ रही है वो 20,000 तो कम हो ही हो, 1 लाख में से भी कुछ कम कर दो, कि कुछ ऐसा कर दो कि लोग अगली बार AC और कूलर की रिक्वायरमेंट
कम हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ा, उसके लिए फिर वही पुरानी चीज़ें, क्या, डार्क सरफेस लाओ भाई। यानी कि इंसोलेशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो हो रहा है उसको कम करो, यानी एल्बिडो कम करा दो। एल्बिडो क्या होता है, जो हीट रेडिएट होती है वही एल्बिडो है। तो जो अगर कंक्रीट है तो कंक्रीट क्या कर रहा है, हीट को रेडिएट कर रहा है, तो ये कंक्रीट का एल्बिडो बहुत ज़्यादा है, तो कंक्रीट के एल्बिडो को कम कर दो। तो कंक्रीट का एल्बिडो कब कम होगा, जब वो डार्क होगा। तो डार्क का मतलब है काला पेंट कर दो। इसका मतलब है कि वहाँ पर ज़मीन लाओ, वहाँ पर घास लगाओ, घास के पैचेज लगाओ, प्लांट लगाओ, ये डार्क करने का मतलब हुआ, यानी कि उसका एल्बिडो कम कर दो। ठीक है, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन बना दिया जाएगा। आप एल्बिडो का डाल दिया जाएगा, अर्बन हीट आइलैंड वर्ड यूज कर लिया जाएगा, या क्या कहते हैं थर्मल एनालॉगी वर्ड यूज कर लिया जाएगा, इंसोलेशन वर्ड यूज कर लिया जाएगा। तो क्या है, इन सब चीज़ों का जब तक मीनिंग नहीं पता होगा, जब तक कंसेप्ट नहीं इन सब चीज़ों क्लियर होगा, तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। ट्रू फॉल्स या असर्शन रीजन में आप हमेशा मात खा जाओगे। और जो वन वर्ड है और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है वो सबको याद है, सबको याद है कि भाई तराइन का सेकेंड युद्ध कब हुआ था, तराइन का सबको याद है, पानीपत के सारे युद्ध के बारे में याद है। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर ये कंसेप्ट वाली चीज़ें होती हैं जो सिलेक्शन एक्चुअल में दिलाती हैं। और ये सिर्फ प्री में नहीं, आप जब मेंस लिखने जाओगे तो मेंस में भी तो आपसे इन्वायरमेंट पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंस में भी तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। अब मेंस में अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया अर्बन हीट आइलैंड के बारे में, तो वहाँ ये कंसेप्ट जानते नहीं रहोगे तो फिर लिखेंगे कैसे आप। ये आंसर है मेंस के क्वेश्चंस का। आप सिर्फ इतने लिख के चले आए, आपके मेंस का आंसर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं 6 7 नंबर, 6 नंबर तो मिलेगा ज़रूर। 7 नंबर तो लाना बहुत मुश्किल की बात है, 10 में 7 नंबर बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन 6 नंबर अगर आपको आ गया तो समझिए बहुत अच्छा आपने लिखा है। लिखिएगा, दिस कैन बी। अब मैं यहाँ पर भले आपको एनवायरमेंटल एजेंसीज या बाकी और भी जो चीज़ें हैं जैसे कॉप वगैरह की मीटिंग्स, ये सब नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने आपको उन टर्म्स को नहीं पढ़ाया है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के फैक्चुअल मेथड से आपको यहाँ बता रहा हूँ। जब इन्वायरमेंटल मेथड से पढ़ेंगे तो फिर हम उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम और उनके बारे में भी जानते रहेंगे, तो उनका नाम यहाँ पर हम यूज करेंगे। क्या करेंगे, उनका नाम यूज करेंगे। तो अभी मैंने उन सबों का नाम इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि अभी आपके इन्वायरमेंटल में मैंने कॉप वगैरह ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई ही नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के कौन कौन से इन्वायरमेंट को लेकर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं वो सब मैंने अभी आपको नहीं बताया है, इस वजह से मैं उन सबों का नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ। आपको सिंपल सा एक फिजिकल ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वही बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो दिस कैन बी एकम्प्लिश्ड। क्या एकम्प्लिश करना है, डिक्रीज करना है, टेम्परेचर को डिक्रीज करने का कोई दिस कैन बी एकम्प्लिश्ड इन सेवरल वेज, कॉमा, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट क्या है, मोस्ट प्रोमिनेंट आर स्विचिंग डार्क हाँ, स्विचिंग डार्क सरफेसेज एक मिनट, ऐसे लिखिएगा या इसको ऐसे कर दीजिए, प्रोमिनेंट आर, डायरेक्ट लिख लीजिएगा, प्रोमिनेंट आर प्लांटिंग ट्रीज। और ट्रीज प्लांट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, जो पैचेज हैं यानी कि जो डार्क सरफेस के रूप में ये सब कन्वर्ट होंगे।
ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा रूफ सर रूफ टॉप्स, इसमें लिखिएगा टू बी ऑफ लाइट कलर, टू बी ऑफ लाइट कलर so that could absorb less heat। तो जमीन को तो जो कंक्रीट है कहाँ पर, लैंड पर, जमीन पर, उसको तो डार्क में कन्वर्ट करना है, लेकिन जो अपने रूफ्स हैं, रूफ टॉप, उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको लाइट में कन्वर्ट करना है, ताकि वो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उससे और कम एब्जॉर्ब कर, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। तो इससे आपका रूम का टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो आपको जो एसी पूरी रात चलानी है वो एसी आप क्या करोगे, आधी रात में के बाद बंद कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि उसने हीट कम एब्जॉर्ब किया है, मैक्सिमम हीट क्या किया है, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो रूम का टेम्परेचर जहाँ 5 डिग्री बढ़ना था वहाँ 3 डिग्री ही बढ़ा। तो आपको क्या होगा, आप 3 डिग्री अपने टेम्परेचर आपके एसी ने जैसे डाउन किया, आपको ईजी माने आपके लिए इन्वायरमेंट ठीक हो गया आपके रूम का। तो आप पूरी रात एसी नहीं चलाओगे, आप क्या करोगे, आधी रात बाद आपकी एसी बंद हो जाएगी, तो आपकी बिजली बच गई। बिजली ऐसे सारे घरों की बचेगी तो पूरे शहर की बिजली बचेगी, पूरे शहर की बचेगी तो भाई पूरा का पूरा क्या है, जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो अपने आप कम होता जाएगा। दूसरी तरफ सुबह आपने देखा जो पेड़ पौधे हैं वो भी टेम्परेचर को कम कराएंगे। तो जब पूरा इकोसिस्टम बढ़िया से आप डेवलप कर दोगे तो जो ये एक्सेस टेम्परेचर जो 11 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ जाता था वो घट जाएगा। वो कितना आ जाएगा, वो मुश्किल से 2 से 3 डिग्री बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बट प्लांटिंग ट्रीज not only helps to shed cities from incoming solar radiation, they also increase evaporation, evapor हाँ, incoming solar radiation they also increase evap ट्रांसपीरेशन इवेपोरेशन को मिक्स करके बना दिया गया वर्ड इवेपोट्रांसपीरेशन, which decreases the air temperature। तो क्या कर रहा है, यानी सेड, यानी आने वाली सोलर रेडिएशन को तो कम कर ही रहा है, साथ में इवेपोरेशन ट्रांस यानी इवेपो ट्रांसपीरेशन की वजह से एयर का टेम्परेचर भी ये कम कर रहा है। तो जिस एयर की वजह से आपको हीट महसूस हो रही है उस एयर का भी टेम्परेचर ये डाउन कर दिया। तो जमी रेडिएशन को भी कम कर दिया और आपके एयर यानी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को डाउन कर दिया। तो इससे क्या हो गया, डबल फायदा आपको मिलता है प्लांट करने से ट्रीज को। नेक्स्ट लिखिएगा, इंक्रीज्ड हीट enhances phytochemical reactions
enhances ENHANCE enhances phytochemicals reactions which increases the particles in the air and thus contributes to the formation of smog and क्लाउड। तो ये थोड़ा सा उसका क्या है, एक साइड इफेक्ट भी है कि इंक्रीज हीट अगर होगी तो वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, पार्टिकल्स वगैरह भी की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। और इन्हीं पार्टिकल्स पर क्या होता है, इस फॉग बनता है। भाई वाटर को कंडेंस होने के लिए एक सरफेस चाहिए, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं पर वो वाटर वेपर कंडेंस होकर फॉग बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे। और जब उसमें हम अपने धूल, अपना धुआं ये सब मिलाते हैं अपनी गाड़ियों में, तो वही स्मॉग बनता है। तो वही एक क्लाउड का रूप भी ले लेता है बहुत लोअर लेवल पे। तो ये सब क्या है, हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये अर्बन हीट, जो अर्बन हीट आइलैंड हम लोग बनाते जा रहे हैं अंधाधुंध डेवलपमेंट की वजह से, ये क्या कर रहा है, ये अल्टीमेटली हम लोगों को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचा रहा है। और उसका एक ही उपाय है कि हमें अपने सिटीज़ की ग्रीनरी को बढ़ाना पड़ेगा, हमें डेंस क्या करना पड़ेगा, प्लांटेशन करना पड़ेगा। और अपने जो भी वाटर रिसोर्सेज, खास करके जो पॉन्ड्स हैं, जो लेक्स हैं, उनको फिर से उनका रिजेन्युएशन करना पड़ेगा, ताकि जो लैंड वाटर रेशियो हो वो खराब ना हो, वो बना रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, अंधाधुंध डेवलपमेंट करके जो ये हमने टेम्परेचर, इंसोलेशन और टेम्परेचर वेरिएशन ये सब जो देखा था, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है, बिगाड़ दिया है। और फिर हमें वापस उन्हीं चीज़ों पर लौटना पड़ रहा है कि प्लांट लगाओ, ये करो, वाटर लैंड का रेशियो को मेंटेन करो। तो इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा। तो पहले हमने बिगाड़ा, अब फिर हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपने टेम्परेचर वाला कंसेप्ट पढ़ लिया। अब टेम्परेचर के बाद अगला कंसेप्ट हम लोग चलेंगे किस पर, प्रेशर पर। तो अभी तक हम लोगों ने टेम्परेचर पढ़ा, यानी सन से आने वाली इंसोलेशन, उसके वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब उसका एटमॉस्फेयर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, प्लेसेस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। जो सबसे बड़ा इफेक्ट है टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर किन किन इफेक्ट्स की वजह से वेरी करता है। अब ये जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, विंड्स वगैरह फ्लो होती हैं। तो विंड्स वगैरह फ्लो होने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा प्रेशर को। प्रेशर समझ लेंगे तो फिर पूरा का पूरा हम लोग हर एक सर्कुलेशन, विंड सर्कुलेशन को भी समझ लेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।